देखिए, कनाडा देखने से तो एक फ्रेंडली और पीसफुल देश लगता है, लेकिन कनाडा एक्चुअली एक कॉन्ट्रास्ट्स का देश है। एक तरफ तो कनाडा दुनिया का सबसे फ्रेंडली, कर्टियस देश माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी फ्रेंडली देश से एक ऐसा कैंसर उभरा है कि कनाडा के पूरे रेपुटेशन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। Meanwhile, in Canada, anti-India attacks continue. The latest one targeted a Ram temple. Prominent Hindu temple in Brampton in Canada has again been targeted. Gauri Shankar Mandir, Gandhi statue was vandalized. A face-off between pro-Khalistani and anti-Khalistani supporters. Hindu Canadians are experiencing the same pain due to rising Hinduphobia. आपने देखा होगा कि हाल में ही कनाडा में बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप्स ने भारत को और भारत के डिप्लोमेट्स को मौत की धमकियां दी हैं और एम्बेसीज पर भी हमला किया है। जो खालिस्तान को अपोज भी करते हैं, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। We all are scared. ये थ्रेट दे रहे हैं। इन्हें कहा यार ये क्या गलती कर दी मैंने यार। यहाँ तक कि कनाडा में खुल्लम खुल्ला एक ऐसे देश के इलेक्टेड लीडर के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है जिस देश को कनाडा अपना एलाय मानता है। और कनाडा के पहले ब्लैक प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को रोकने के बजाय इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं, जबकि भाई साहब ने 2 साल पहले ये कहा था। Trudeau said freedom of speech is not without limits and it is necessary to act with respect for others in a civilized society. धोखा स्वभाव है मेरा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कनाडा खालिस्तान का कैपिटल बन चुका है और कैसे भारत इस एक्सट्रीमिज्म से लड़ सकता है। तो मेरे नए टेम्पररी तहखाने में आपका स्वागत है और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, एज यूजुअल आगे बढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और खालिस्तान मूवमेंट कनाडा में इतना स्ट्रांग कैसे हो चुका है ये जानने के लिए खालिस्तान मूवमेंट कनाडा पहुंचा कैसे ये जानना पड़ेगा। तो स्टोरी देखिए भारत से शुरू होती है और देखिए खालिस्तान मूवमेंट की हिस्ट्री हमने डिटेल में एक दूसरे वीडियो में कवर कर रखी है, उसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यही हिस्ट्री संक्षिप्त में ये रही। देखिए, एक सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड इंडिपेंडेंस के पहले से भी कुछ सिख लीडर्स ने की थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1962 में सिख पॉलिटिकल लीडरशिप के कुछ सेक्शंस ने एक इंडिपेंडेंट पंजाब नहीं लेकिन एक ऑटोनोमस पंजाब की डिमांड करनी शुरू की, जिसमें सिख मेजॉरिटी में रहते हैं। और फाइनली 1966 में एक पंजाबी सूबा क्रिएट किया गया। Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. लेकिन एक सेपरेट सिख स्टेट मिलने के बावजूद सिख कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग थे जो और भी ज्यादा ऑटोनॉमी डिमांड करने लगे और इस ऑटोनॉमी के लिए हिंसा का सहारा भी लेने लगे। ये देखिए, उन सब दरिया दिल लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए जो कहते थे कि भाई कश्मीर दे दीजिए पाकिस्तान को, कम से कम आतंकवाद तो खत्म हो जाएगा भारत में। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार जरा मगरमच्छ को खाना खिलाएं और उसके बाद उसी मगरमच्छ से हैंडशेक करने की कोशिश करें। शोले के रीमेक में ठाकुर के रोल के लिए फ्री में तैयार कर देगा मगरमच्छ आपको। एक ऐसा ही हिंसा का सहारा लेने वाला गुंडा था जरनैल सिंह भिंद्रनवाला। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट क्रिएट हुआ और खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर इतनी हिंसा और इतना कत्लेआम हुआ, उसमें कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इनिशियली भिंद्रनवाले जैसे आतंकवादियों को बहुत सपोर्ट दिया। क्योंकि भिंद्रनवाले पंजाब में अकाली दल जैसी पार्टियों को भी ललकार रहा था, उसको अकाली दल के बराबर का या उससे भी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था पंजाब में। और कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भिंद्रनवाले का इस्तेमाल करके सिख वोट को काटा जाए ताकि कांग्रेस पार्टी पंजाब इलेक्शन जीत सके। लेकिन भिंद्रनवाले का इंटरेस्ट कांग्रेस की मदद करने में नहीं था, उल्टा भिंद्रनवाले तो सिखों का पोप बनना चाहता था और इस पावर को अचीव करने के लिए भिंद्रनवाला किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भिंद्रनवाले ने अपने सारे ओपोनेंट्स को, चाहे सिख हो या नॉन सिख हो, सिखों का दुश्मन घोषित कर दिया और उसके सपोर्टर्स ने इन लोगों को टारगेट करके मारना शुरू कर दिया। भी जे साडी बस 5 वजे ਨੂੰ ना ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਵਡਾਂਗਾ। Bhindranwala and his supporters insist that he is only trying to attain justice for Sikhs. Many believe that his motivations are more sinister. और ये सब करने के बावजूद कंसिस्टेंटली भिंद्रनवाले को कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहा और बेसिकली भिंद्रनवाले एक तरह से पंजाब का सबसे बड़ा डॉन बन गया उस समय का। और जब भिंद्रनवाले का पावर हाथ से बाहर निकल गया और जब पानी सर से पूरा ऊपर निकल गया, तब फाइनली इंदिरा गांधी की आंखें खुली और इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, ऐसे वक्त पर जब भिंद्रनवाले और उसके सपोर्टर्स हरमंदिर साहिब में घुसकर बैठ गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत सारे सिखों की जाने गई, भिंद्रनवाले तो मारा गया ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त को भी बहुत डैमेज हुआ, जिस वजह से पंजाब के बहुत सारे सिख रेडिकलाइज हो गए। और उसके जल्द ही बाद इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने ही असैसिनेट कर दिया, जिसके बाद एक डिस्गस्टिंग एंटी सिख मैसेकर किया
किया गया, जिसमें एलिजिडली कई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का हाथ था, और उसके बाद फिर 10 साल तक पंजाब में एक डेडली मिलिटेंसी का दौर चला। 1995 खत्म होते होते इस मिलिटेंसी ने ऑफिशियली 21,000 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें मेजॉरिटी पंजाबी सिविलियंस थे, जिसमें मेजॉरिटी सिख थे। 1400 पुलिस ऑफिसर्स की भी जाने गई और उनके कई परिवार वालों की भी जाने गई, जिनमें भी मेजॉरिटी सिख थे। तो देखिए 1995 तक तो भारत में जो खालिस्तानी मिलिटेंसी थी उसको पूरी तरह से केपीएस गिल की लीडरशिप में खत्म कर दिया गया था। सारे टेररिस्ट या तो मार दिए गए थे या जेल में चले गए थे, या फिर जो बचे कुचे थे वो पाकिस्तान भाग गए थे। और यहाँ आता है खालिस्तानी मूवमेंट में रियासत पुदीना का रोल। देखिए खालिस्तानी मूवमेंट भारत में भले ही मर के खत्म हो चुका हो, लेकिन वो इंडिया के बाहर अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसको पाकिस्तानी आईएसआई का कंसिस्टेंट सपोर्ट मिलता हुआ आया है। देखिए आप तो जानते ही है कि 1971 में पाकिस्तान गजवाए हिंद करना चाहता था, लेकिन उल्टा पाकिस्तान अपने अब्बू जान से मरवाए करवा के आ गए। तो 1971 में इतनी बुरी ह्यूमिलिएशन के बाद पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता था, और पाकिस्तान जानता था कि भाई युद्ध में तो हम भारत को हरा नहीं सकते। तो पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जिसका नाम था ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी कि भारत को उसके रिलीजियस, पॉलिटिकल और एथनिक फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल करके भारत में वायलेंट, एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करके भारत को कमजोर किया जाए। पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक मानता था कि खालिस्तान मूवमेंट भारत के टुकड़े करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईएसआई का फ्यूचर डायरेक्टर जनरल हामिद गुल का कहना था कि पंजाब को डिस्टेबलाइज करके खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा रखना बेसिकली फ्री में पाकिस्तानी आर्मी का एक एक्स्ट्रा बटालियन होने के बराबर है। तो दशकों तक जहां पर पाकिस्तान में पाकिस्तान के अपने सिख मारे जा रहे थे, जबरदस्ती कन्वर्ट किए जा रहे थे, जिनकी बहू बेटियों को किडनैप करके मुसलमानों से शादी करा दी जा रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान कनाडा में, अमेरिका में और इंग्लैंड जैसे देशों में खुल्लम खुल्ला खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट दे रहा था और फंडिंग दे रहा था। बताइए पाकिस्तान इकलौता देश है जहां पर माइनॉरिटीज आतंकवादी बन के बेस्ट जिंदगी जी सकते हैं। क्या वहां के सिख फालतू में नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं और उल्टा गोलियां खा रहे हैं? इंडिया करके आतंकवादी बन जाओ, खालिस्तानी मूवमेंट ज्वाइन करो और ऐश की जिंदगी गुजारो। इसी तरह का एक बड़ा पाकिस्तानी खालिस्तानी है गोपाल सिंह चावला, जो खालिस्तानी मूवमेंट का एक बड़ा रिक्रूटर माना जाता है और जिसके एलिजिडली आईएसआई से क्लोज लिंक्स हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान का फंडा बिल्कुल क्लियर है, वो सिखों को अपना भाई या अपना दोस्त नहीं मानते, वो सिखों को सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वेंट मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोपाल सिंह चावला ने खुद कहा है। हमारी कुर्बानी ऐसे ली है कि हमें कुत्ता भी नहीं समझा गया। आज भी एलिजिडली पाकिस्तानी आर्मी का बहुत क्लोज सपोर्ट है खालिस्तानी मूवमेंट को। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल है शाहिद मोहम्मद मालही, जो कि रेफरेंडम 2020 का की आर्किटेक्ट माना जाता है। आईएसआई ने रेफरेंडम 2020 का कोड नेम रखा है ऑपरेशन एक्सप्रेस। कनाडा के मैकडॉनल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट और अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट दोनों ने डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट के पाकिस्तानी कनेक्शन को एक्सपोज करती हैं। और इसीलिए तो जितने भी खालिस्तान के मैप आपको दिखेंगे उसमें सिर्फ भारतीय पंजाब आता है, पाकिस्तानी पंजाब को कभी भी नहीं इंक्लूड किया गया है। क्यों? अरे भाई सिंपल जवाब है, अब्बा नहीं मानेंगे। और कनाडा जैसे देश, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश और इंग्लैंड जैसे देश, जिनके लिए 1980s और 1990s के दशकों में पाकिस्तान एक क्लोज एलाई था, उन्होंने भी इस बात को इग्नोर किया है कि पाकिस्तान उनके देशों में खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और आज भी इन देशों में इसी तरह के हालात चल रहे हैं, खासकर कनाडा में। अजायब सिंह बागरी और तलविंदर सिंह परमार, ये दोनों बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के एक आतंकवादी ग्रुप के सबसे बड़े लीडर हैं। इन दोनों के ऊपर भारत में अरेस्ट वारंट है आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद कनाडा ने इन दोनों को भारत को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, उल्टा इन दो आतंकवादियों को बड़े आराम से कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल गई। आपको शायद याद होगा कि 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था जिसमें 329 पैसेंजर मारे गए थे। ये कनाडा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेरर अटैक है जिसको एक खालिस्तानी आतंकवादी ने किया था। इस अटैक में 8 अक्यूज थे जिनमें से किसी को भी सजा नहीं दी गई है। एक अक्यूज को कुछ सालों के लिए जेल हुई थी एक छोटे से चार्ज पर, उसके बाद वो भी निकल गया है और कनाडा में आराम की जिंदगी जी रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि 9/11 के टेरर अटैक के बाद ओसामा बिन लादेन को न सिर्फ अमेरिका में आने दिया गया बल्कि अमेरिका में ऐश की जिंदगी भी जीने दी गई। लेकिन बेसिकली कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ यही कर रहा है। कुछ है बहादुर पॉलिटिशियंस जैसे कि लिबरल पार्टी के एक्स एमपी उज्जवल सिंह दोसांझ, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि कई फेडरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कनाडा की, वो ऐसे लोगों से जुड़ी हुई हैं जिनका क्लियर हाथ था एयर इंडिया फ्लाइट की बॉम्बिंग में। तो देखिए एक कारण तो हमें पता है कि खालिस्तान मूवमेंट कनाडा जैसे देशों में क्यों सक्सेसफुल है, और वो है पाकिस्तानी आईएसआई का सपोर्ट। लेकिन जैसा कि उज्जवल सिंह दोसांझ ने कहा है
कि खालिस्तानी लीडर्स को कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टी से भी सपोर्ट मिलता है, और यह है दूसरा बड़ा रीजन कि क्यों कनाडा एक तरह से खालिस्तान का कैपिटल बन चुका है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, जवाब बड़ा सिंपल है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे इंडिया के लोग बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। इस पॉलिसी को कहा जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उसके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो एक कोalition गवर्नमेंट से पावर में है, और जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा कोalition पार्टनर है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP, जिसका लीडर है जगमीत सिंह, जिसको हम अभी से ऑनवर्ड्स हगमीत सिंह बोलेंगे क्योंकि उसको एक बड़ा खालिस्तानी सिंपथाइजर माना जाता है। हगमीत सिंह की पार्टी के कैनेडियन पार्लियामेंट में 24 सीटें हैं, और हगमीत सिंह की पार्टी का सपोर्ट ट्रूडो की गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रूशल है। हगमीत सिंह को पिछले कुछ सालों में नॉर्थ अमेरिका के कुछ बड़े खालिस्तानी इवेंट्स में देखा गया है। एक खालिस्तानी सिंपथाइजर होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भारत का वीजा देने से भी मना किया हुआ है। उसने एक बब्बर खालसा के आतंकवादी के गुनाहों को माफ करने के लिए भी कैंपेन किया है। ये वो आतंकवादी है जो पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह के असैसिनेशन में इन्वॉल्व था। आपको शायद याद होगा कि इस बंदे ने ओपनली भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। bills that will make it even harder for farmers to earn a decent living. Farmers across India have gathered in one of the largest protests in history. The world is watching. इसके बावजूद कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला भारत के बड़े बड़े हाईवेज को इलीगली ब्लॉक किया था। फार्मर्स प्रोटेस्ट में हमें कुछ जगह पर भिंद्रनवाले जैसे आतंकवादियों के फोटो भी दिखे थे। कुछ लोगों ने खालिस्तानी स्लोगन भी लगाए थे। भारत के रिपब्लिक डे पर रेड फोर्ट पर हिंसा भी की गई थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंदिरा गांधी जैसा हाल करने की धमकियां भी दी गई थी। लेकिन ये वही हगमीत सिंह है, जब कनाडा के ट्रकर सड़क पर आकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उनके ऊपर इमरजेंसी कानून लगा दिए थे। We are reluctantly prepared to support Emergencies as Measures Act to protect our democracy, to protect workers, and to particularly target the financing of this very serious convoy. Okay. अब मैं क्या बोलूं यार, ये मिर्जापुर के मुन्ना भैया से ही सुन लीजिए। बोलो। बड़ा हरामी हो बेटा। तो देखिए, हगमीत और ट्रूडो जैसे लोग खालिस्तानियों पर कोई एक्शन नहीं लेते, उल्टा उनको अपीज इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, कनाडा के जो सिख हैं वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, खासकर लोकल लेवल पर। और देखिए, खालिस्तानी ये जानते हैं कि जो गुरुद्वारों को कंट्रोल करता है वो सिख वोट को और गुरुद्वारे का जो पैसा है उसको भी कंट्रोल करता है। तो खालिस्तानी लीडर जो हैं वो ब्रैम्पटन, टोरंटो और सरी जैसे बड़े शहरों में गुरुद्वारा इलेक्शंस में बहुत बड़े तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और उन्होंने कई गुरुद्वारों पर कब्जा किया हुआ है। और अक्सर इन गुरुद्वारों को कंट्रोल करके वो ट्रूडो की पार्टी और हगमीत सिंह की पार्टी को एक ब्लॉक में वोट और पैसा देते हैं। इलेक्शन कनाडा का डेटा दिखाता है कि हगमीत सिंह ने एक साल में NDP की लीडरशिप के कैंपेन के लिए $6 लाख कलेक्ट किए हुए थे, और उसके 90% जो डोनर्स थे वो इंडियन ओरिजिन के थे। और टेरी मिलेव्स्की नाम के एक कैनेडियन जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है तरह से खालिस्तानी कनाडा के माफिया, गैंगस्टर्स और ड्रग स्मगलर्स का इस्तेमाल करके गुरुद्वारों पर कब्जा करते हैं और सिख कम्युनिटी को डरा धमका कर रखते हैं। टेरी मिलेव्स्की ने रिपोर्ट किया था कि कनाडा के बड़े बड़े गुरुद्वारों में, जैसे सरी के दशमेश साहिब गुरुद्वारे में, खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार की फोटो लगी हुई है, जो एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। टेरी मिलेव्स्की ने रिपोर्ट किया है कि कनाडा के कई गुरुद्वारों में भिंद्रनवाले की भी फोटो लगी हुई है, और इन्हीं इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके जो कनाडा के खालिस्तानी हैं वो पूरी सिख सोसाइटी पर कंट्रोल जमा कर रखते हैं। जो इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको हिंसा से दबा दिया जाता है। जुलाई 2022 में रिपु दमन सिंह नाम का एक सिख था जो पहले खालिस्तानी हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में एंटी खालिस्तानी बन गया है और प्रो इंडिया हो गया था। उसका अलेजेडली खालिस्तानियों ने मर्डर कर दिया। उज्जवल दोसांझ, जो कि एक लिबरल पार्टी के MP हुआ करते थे, जिन्होंने अक्सर खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है, उनको भी खालिस्तानियों ने बहुत बुरी तरह से पीटा था, और इस क्राइम में कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ था। एक और सिख मॉडरेट जिनका नाम बलराज देओल है, जो कि एक एंटी खालिस्तानी इंटेलेक्चुअल है, उनको भी खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ खालिस्तानी गुंडों ने बहुत बुरी तरह से पीटा था, और इस क्राइम में भी कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ था। और कनाडा में वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट की वजह से खालिस्तानियों ने एक गढ़ बनाकर रखा हुआ है, और यहाँ से उनकी आइडियोलॉजी दूसरे देशों में भी फैल रही है। यूके की लेबर पार्टी ने देखा है कि जो हिंदुस्तानी वोटर है वो उनके लिए वोट नहीं कर रहा, क्योंकि लेबर पार्टी एक नंबर की एंटी इंडिया पार्टी बन चुकी है। तो लेबर पार्टी ने पूरी तरह से खालिस्तानियों से हाथ मिला लिया है। लेबर के MP हैं जो खुल्लम खुल्ला फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, अमेरिका में भी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको खालिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो डीप ब्लू स्टेट्स हैं, जो हैवी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, वहां पर खालिस्तानियों ने इस्लामिस्ट और डेमोक्रेट्स के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप बनाई हुई है और इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। Khalistani link to this seemingly innocuous legislation introduced by Senator Aisha Wahab. Amar Singh Shergill, chair of the California Democratic Party, has been integral to this anti-caste bill,
after having done enough research on the man. His links to ISI operatives working to break India plot from Kashmir to farmers' protest toolkit in Khalistan have emerged. डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एंटी इंडिया कानून पास करने की भी कोशिश कर रहे हैं ये खालिस्तानी। कि पिछले कुछ महीनों में कई खालिस्तानियों की बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई है। बहुत बुरा हुआ ब्रो। प्लीज एफ दबा दीजिए इन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में। अब किसी को पता नहीं है कि ये किलिंग्स किसने की हैं, लेकिन खालिस्तानी सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल रहे हैं और इसका बहाना बनाकर कनाडा में, यूके में, यूएस में जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको धमकियां दे रहे हैं। और इससे देखिए कनाडा और इंडिया के बीच की जो रिलेशनशिप है उस पर भी बहुत नेगेटिव फर्क पड़ रहा है। देखिए दोनों कंट्रीज में हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। जब ट्रूडो के पहले स्टीफन हार्पर कंजर्वेटिव जो प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, उसके समय में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे। लेकिन इस वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट की वजह से, जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है, इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशंस बहुत खराब हो रहे हैं। How Canada has dealt with the Khalistani issue has been a long-standing concern, because very frankly they seem to be driven by vote bank politics. If there are activities which are permitted from Canada which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respond. और सिर्फ इंडिया कनाडा के रिलेशंस नहीं खराब हो रहे, बल्कि इन देशों में खुद आतंकवाद का और नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ रहा है। देखिए हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के बारे में एक बार कहा था, If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually they will bite the people who keep them in the backyard. आपने शायद देखा होगा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को कितना सपोर्ट करते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ऐसे कपड़े पहन के इंडियन डांस करते रहते हैं कि लगता है कि मान्यवर की दुकान से चुरा के लाए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद 1985 में एयर इंडिया के प्लेन की जो बॉम्बिंग हुई उसमें मेजॉरिटी कनेडियन सिटीजन मारे गए थे। उसके बावजूद अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। क्यों? हो सकता है इसलिए क्योंकि वो कनेडियन सिटीजन गोरे नहीं थे बल्कि इंडियन ओरिजिन के थे। बहुत सारे एंटी खालिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स को अटैक किया गया है, उनका खून किया गया है, उनको धमकियां दी गई हैं, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। क्यों? हो सकता है इसलिए क्योंकि वो गोरे नहीं है। ये एक क्लियर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तो देखते हैं कब तक आप इन सांपों को अपने घर में पाल सकते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ पड़ोसी को ही काटेगा। एक न एक दिन भाई साहब आपको भी काटेगा। और देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, स्टेटमेंट्स तो दिए हैं कनाडा के खिलाफ, लेकिन स्टेटमेंट से क्या होता है यार? इंडिया के लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन असलियत में इस तरह के स्टेटमेंट्स सिर्फ इंडिया की कमजोरी दिखाते हैं। भाई अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो आपको 6 महीने पहले ही कनाडा के हाई कमिश्नर को इंडिया से लात मार के बाहर निकालना चाहिए था। आपको तुरंत जो इंडिया का एम्बेसडर है कनाडा में उसको रिकॉल कर लेना चाहिए था। कनाडा के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैंसिल कर देना चाहिए था तब तक जब तक कनाडा खालिस्तानियों पर कोई एक्शन नहीं लेता। कनाडा की कंपनीज को इंडिया में काम करने से बंद कीजिए। अरे भाई चाइना ने आपके ऊपर अटैक किया तो आपने चाइना के ऐप्स बैन किए ना, उसी तरह से आप कनाडा के ऐप्स क्यों नहीं बैन कर सकते? वो भी तो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खुल्लम खुल्ला रहने दे रहे हैं अपने देश में। अमेरिका को देखिए यार, एक 9/11 का अटैक हुआ और उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन के घर में घुस के उसके सर में गोली मार के वापस आए। ये होता है विश्व गुरु। ऐसे बनते विश्व गुरु सर जी। कड़ी निंदा तो यार युगांडा भी कर सकता है। और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की गलती नहीं है यार, जो इंडियंस कनाडा में और यूके यूएस में रह रहे हैं उनकी भी गलती है। खालिस्तानियों को देखिए, एक वोट बैंक बनाते हैं और खूब सारा पैसा और खूब सारे वोट्स ट्रूडो और हगमीत सिंह की पार्टीज को देते हैं और उनको बदले में इतना सारा अपीजमेंट मिलता है। और जो नॉन खालिस्तानी सिख हैं, जो पेट्रियोटिक सिख हैं और जो नॉन खालिस्तानी नॉन सिख हैं, वो साथ में मिलके एक वोट ब्लॉक बनाकर प्रो इंडिया पार्टीज को वोट क्यों नहीं देते? वो खालिस्तानियों की तरह एक वोट बैंक क्यों नहीं बना पा रहे? इनफैक्ट वोट बैंक बनाना तो छोड़िए यार, बहुत सारे इंडियंस जो इन देशों में रहते हैं वो तो खुल्लम खुल्ला ऐसे पार्टीज के लिए वोट करते हैं जो एंटी इंडिया और एंटी इंडियन है। 38% इंडियंस ने ट्रूडो के लिए वोट किया था और 21% ने हगमीत सिंह के लिए वोट किया था। यूएसए के जो इंडियन अमेरिकन हैं उसमें से 72% ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट किया था, जिसमें प्रमिला जयपाल जैसे लीडर्स हैं जो हमेशा इंडिया को अटैक करते रहते हैं। Pramila Jayapal has written a letter pointing to India's human rights record. She even had 70+ congressmen and senators sign it, all of them Democrat. जिनके हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्स हैं, जो अलेजिडली जॉर्ज सोरोस और जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी में इल्हान ओमर, रशीदा तलेब और बर्नी सैंडर्स जैसे पॉलिटिशियंस हैं। तो यार जिस डाल पे बैठे हुए हो उसी को काट रहे हो और फिर बोलते हो कि यार पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट को कनेडियन गवर्नमेंट के साथ और इंडियन डायस्पोरा को भी थोड़ी अकल आने की जरूरत है और अपने इंटरेस्ट की थोड़ी देखभाल करने की जरूरत है, वरना एक दिन खालिस्तानी मूवमेंट आपके घर के सामने भी आ सकता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
कि आपको क्या लगता है कि इंडियन डायस्पोरा को और इंडियन गवर्नमेंट को इस खालिस्तानी मूवमेंट का सामना करने के लिए और इसे खत्म करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर जरूर देखें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।